हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। पिछले लेक्चर में हम लोग ने फ्लावरिंग प्लांट के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से नए पौधे जो है वो बनते हैं, किस तरीके से उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये सारे चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो इन टुडेस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने पहले थोड़ा सा एक आइडिया लिया है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व। थोड़ा बहुत हमें आइडिया अभी हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में, हम इस आइडिया को आज के लेक्चर में अपने नॉलेज को थोड़ा सा और डीप में लेके जाएंगे और सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और साथ में आपको नोट्स भी बना लेना है इसी के साथ, लेक्चर के साथ, और आपको आज के ही दिन इसको प्रैक्टिस भी कर लेना है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। Reproduction in human. When we talk about reproduction in human, that is living organism, तो हमें ये पता है कि in case of human the body is complex and hence sexual reproduction are involved, right? तो जब हम sexual reproduction की बात करते हैं, ये रिप्रोडक्शन आखिर में होता क्यों है? ये रिप्रोडक्शन इसलिए होता है कि जो हम लोगों का लिविंग बीइंग की स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए, इसके नेक्स्ट जनरेशन आने चाहिए, इनके अंदर और एडवांसमेंट होने चाहिए, इनके अंदर और भी डेवलपमेंट होने चाहिए और वेरिएशंस क्रिएट होते जाने चाहिए, और ये जो प्रजाति, ये जो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट नहीं होने चाहिए। इसके लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसके लिए ये जो लिविंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक और प्रोसेस दिया गया है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को समझना है, दैट इज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टू पेरेंट्स, दैट इज फादर एंड मदर आर इन्वॉल्व। दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, एक गैमेट फादर से आता है और एक गैमेट मदर से आता है। और हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर दो स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है गैमेट फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेज होता है फर्टिलाइजेशन, राइट? तो गैमिट जो है वो एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, और हमने देखा था गैमिट जो है वो कैसे बनता है, तो मियोसिस होता है उसके अंदर, और वो गैमिट से जो मियोसिस होता है वो किसके अंदर होता है? जर्म सेल के अंदर होता है, और वो जर्म सेल से गैमिट बनता है। जब हम मेल की बात करते हैं यानी फादर की, उसमें स्पर्म बनते हैं, और मदर की बात करते हैं तो एग बनते हैं, जो कि 23 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। दोनों मदर के जो एग होते हैं वो भी और फादर के स्पर्म भी 23 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, और ये क्रोमोसोम कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्पर्म सेल फ्रॉम फादर एंड एग सेल फ्रॉम मदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे देखा था व्हेन वी टॉक अबाउट जर्म सेल का जब मियोसिस होता है, डिवीजन होता है, तो जर्म सेल से फादर के केस में ये वाला सेल बनता है जिसको स्पर्म बोल सकते हैं। ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि इनके पास पैर में क्रोमोसोम्स नहीं होते, इनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, दैट इज 23 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं, दैट इज कैरेक्टर बताते हैं कि कौन से कैरेक्टर इनके अंदर है, और एक जो 23rd वाला क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो डिटरमाइन करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मेल है या फीमेल है, और सेक्स के कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। या तो 22 ऑटोसोम्स हो सकते हैं और एक जो 23rd वाला वो वाई क्रोमोसोम हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पर्म, जब हम लोग मदर की बात करेंगे, मदर के जर्म सेल से जो हम लोग को नया सेल मिला है वो सेल वो भी 23 क्रोमोसोम कंटेन करेगा, क्योंकि वो सेल भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो 22 ऑटोसोम्स होंगे, यानी कि मदर के कैरेक्टर्स बताएंगे। ये क्रोमोसोम के पास मदर के कैरेक्टर के मैसेज रहेंगे, मदर का जो हेयर कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, ये सारे कैरेक्टर, और जो एक्स क्रोमोसोम 23rd वाला बच्चा, ये मदर के सेक्स के बारे में हम लोगों को बताएंगे। सो दिस इज द 23rd वन। ओके, तो दोनों हैप्लॉइड है, दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जर्म सेल जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिवीजन होके अलग होके आधे हो जाते क्रोमोसोम। ओके, तो ये हमारे पास जो दो मेन चीजें हैं, सेल्स हैं, ये सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको समझने की जरूरत है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, मेल एंड फीमेल, तो हम मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी स्टडी करेंगे डिटेल में और फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर लेंगे क्विक, और हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एनाटॉमी है। इस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ओके जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बेसिकली आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब लोअर पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है वो होता है स्पर्म। और स्पर्म के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर लो चाहिए होता है, जो कि एब्डोमेन में नहीं मिलेगा। इसके लिए एब्डोमेन के बाहर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे टेम्परेचर लो होगा और स्पर्म का डेवलपमेंट ठीक तरीके से होगा। ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो येलो कलर का है, इट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या यूरिनरी ब्लेडर है? इसके अंदर बहुत स्पेस होता है, बेसिकली इसके अंदर यूरिन भी स्टोर होता है। ओके नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो जस्ट उसके नीचे आपको ये जो ऐसे उभरा हुआ पार्ट जो दिख रहा है, इसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। देखो एकदम सिंपल वर्ड है, आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद सेमिनल वेसिकल है। यहाँ पे सेमेन दैट इज जो स्पर्म होता है वो स्पर्म के साथ, ये जो सेमिनल वेसिकल है ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल जो है वो स्पर्म के साथ मिक्स होता है। इसके लिए यहाँ से कुछ केमिकल्स जो है वो स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। यहाँ से भी कुछ कुछ केमिकल, यहाँ से भी कुछ केमिकल सीक्रेट होता है और सेमिनल वेसिकल से भी कुछ केमिकल सीक्रेट होता है। और ये केमिकल जो होते हैं, ये जो केमिकल है ये स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं और फिर ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड है तो अगेन ये कुछ ना कुछ केमिकल हार्मोन सीक्रेट करेगा। फिर आगे हम लोगों को ये जो ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। यहाँ पे भी पैर में, हर एक चीज पैर में होता है, ठीक है, हम देखेंगे। ये जो वास डिफरेंस है यहाँ पे भी होगा, सेमिनल वेसिकल भी होगा, वैसे ही ये जो वास डिफरेंस है, देखो ये साइड भी आप देख सकते हैं। तो वास डिफरेंस जो होता है ये हम बोल सकते हैं ट्यूबुलर पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पर्म जो होता है वो स्पर्म को पास होने के लिए रास्ता देता है। इसके अंदर से स्पर्म पास होते हैं। उसके बाद यूरिनोजेनिटल डक्ट, अगर आप ये देखोगे, ये वाला जो ट्यूब देखोगे ये यूरिनोजेनिटल डक्ट है, इसके अंदर से यूरिन पास होता है, उसके बाद ये बॉडी के बाहर निकल जाता है। एपिडिडिमिस जो है ये देखो, आपको ये स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको टेस्टिस बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। यही स्पर्म बनाता है, यही स्पर्म को सीक्रेट करता है। और ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस कुछ मस्कुलर पार्ट से हम बोल सकते हैं सपोर्टेड होता है और इस मस्कुलर पार्ट को एपिडिमिस बोलते हैं, एपिडिडिमिस बोलते हैं। ओके तो ये जो एपिडिडिमिस है ये एक सपोर्ट का काम करता है टेस्टिस को होल्ड करने के लिए, और जो टेस्टिस होता है वो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि स्पर्म को सीक्रेट करता है। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी देखो यहाँ पे जब स्पर्म जो है यहाँ पे टेस्टिस में बनता है, ओके, ड्यू टू सम ऑफ द प्रोटीन, और हम लोगों को पता है कि जो जर्म सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं, मियोसिस होते हैं उसके अंदर, और जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो स्पर्म टेस्टिस में स्टोर होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म है यहाँ से जाते हैं, किधर से? ये वास डिफरेंस से जाते हैं, और वास डिफरेंस से ये कहाँ पे मिलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं, और वहाँ पे सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और जो ये कॉपर्स ग्लैंड है यहाँ से कुछ केमिकल और इनके साथ मिक्स होते हैं, जो कि जो हमारा स्पर्म होता है उसको और मैच्योर बना देते हैं और एनर्जी दे देते हैं। और उसके बाद ये वाला जो ट्रैक्ट है, सेम वही ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, जहाँ से यूरिन पास होता है, सेम वही डक्ट से स्पर्म भी पास होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पास हो पाता है। तो ये सारे कंट्रोल जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर होते हैं। ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर स्पर्म को पास करना है, स्पर्म को पास करना है, तो ये यूरिनरी ब्लेडर से जो यूरिन का पाथ है उसको ब्लॉक कर देता है, उसे बंद कर देता है, यानी कि वहाँ से उस टाइम पे यूरिन पास नहीं हो सकता है। और अगर यूरिन पास हो रहा है तो उस टाइम पे स्पर्म पास नहीं हो सकता है। स्पर्म के जो डक्ट है, स्पर्म के जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक काम होता है, एंड दिस इज डन विथ ए वेरी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। ओके, तो एक साथ याद रखना है, स्पर्म और यूरिन पास नहीं हो सकते, हमेशा स्पर्म और यूरिन पास होने के लिए एक एक पाथ को ब्लॉक किया जाता है, एंड दैट इज डन विद द
नर्वस सिस्टम। ओके, तो जो स्पर्म है वो यहाँ से पास होता है, देन इट कम आउट, और जो ओवरी होता है वो ओवरी में जाने के बाद वो क्या करता है, एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है। दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे देख लेते हैं, यू कैन सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरियस डक्ट्स, देखो ये डक्ट्स है, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। जो भी डक्ट और ग्लैंड हम लोग ने देखा, जैसे सेमिनल वेसिकल होगा, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, उसके बाद आपका कॉपर्स ग्लैंड हो गया, ये सारे और ये टेस्टिस मिला के एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो होता है, उसको टेम्परेचर लो चाहिए होता है। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये क्या है, जर्म सेल है, ये मियोसिस से अपने आप को डिवाइड करता है और उससे क्या बनता है, स्पर्म बनता है। कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में होता है। दिस स्पर्म आर सेंड फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स, ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है वो आगे भेजा जाता है। सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल इज, और किस तरीके से पास होता है वो हमें बोला गया है, रीटी टेस्टिस, टेस्टिस, उसके बाद वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस इफरेंस है, वास्ट इफरेंस मतलब स्टार्टिंग का पार्ट, उसके बाद एपिडिडिमिस, मैंने आपको बताया एपिडिडिमिस है, देखो टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट हो रहा है, इफरेंस है वास्ट इफरेंस, उसके बाद ये जो है एपिडिडिमिस, और इसके बाद ये वास्ट डिफरेंस में जाएगा। तो चार कौन कौन से स्टेज से पास होता है ये, तो ये कहाँ से पास होता है, टेस्टिस से, वास्ट इफरेंस जो कि वास्ट डिफरेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद ये जो होल्ड करके रखा है इसको एपिडिडिमिस बोलते हैं, और उसके बाद वास्ट डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरिनोजेनिटल डक्ट, इतने हम बोल सकते हैं पाथ से ये पास होता है। उसके बाद ये हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है और एग सेल को जाके फर्टिलाइज करता है। तो दिस इज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस इज द इमेज ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अगेन एग्जाम में इसका भी डायग्राम पूछा जाता है, इसको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, वेल लेबल डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। ओके, सिंपल। अगेन इसके अंदर कुछ हम लोगों को इंपॉर्टेंट पार्ट्स जानना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवरी। ओके, अंदर की तरफ ओवरी होता है। ओवरी के बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको ओविडक्ट बोलते हैं, ये जो पैसेज दिख रहा है ओविडक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये पैसेज जहाँ पे देखो यहाँ पे ब्लॉक होता है, बाद में ओपन होता है, यहाँ से जो एग है वो बाहर आ जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इस जगह को हम लोग यूटिरस बोलते हैं, यहाँ पे जो बेबी होता है उसका ग्रोथ होता है, और ये जो पाथ है ये क्या है, वेजाइना। ओके, सो दिस फोर आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी, देन ओविडक्ट, उसके बाद जो है यूटिरस है, और उसके बाद वेजाइना। दिस फोर पार्ट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक एक पार्ट का हम लोग थोड़ा सा फंक्शन और कुछ हम लोग इसके आइडिया ले लेते हैं। ओके, तो क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरी, ओवरी जो होता है वो अपने अंदर जर्म सेल का डिवीजन करता है मियोसिस से, और जिसकी वजह से हमें पता है एग सेल प्रोड्यूस होता है। और ये एग सेल हर महीने में एक एग सेल जो है वो ओविडक्ट में आके लोकेट हो जाता है, और ये फर्टिलाइजेशन का वेट करता है कि कोई स्पर्म आके अगर फर्टिलाइज करेगा तो इसके अंदर सेल डिवीजन होगा और नया बेबी का जन्म होगा। लेकिन अगर सपोज कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करता है तो ये जो सेल आए थे, एग सेल आए थे, ये यूटिरस में आ जाएंगे, यूटिरस में धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होंगे, अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड विथ सम ऑफ द ब्लड इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वेजाइना। सो दिस इज प्रोसेस, दिस प्रोसेस अकर्स इन फीमेल एवरी मंथ। ओके, तो हर महीने एक एग सेल ओविडक्ट में आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ओवरी का प्रोसेस बताया, इसके अंदर एग सेल जो होते हैं यानी जर्म सेल जो होते हैं वो मियोसिस करके एग सेल प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और वो एग सेल ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम इज इन एब्डोमिनल कैविटी। अब जैसे मेल की बात किए थे हमने, मेल के केस में ये जो ऑर्गन था ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता था, यानी कि बॉडी के बाहर होता था। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बॉडी के अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। ओके, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, सिंगल यूटिरस एंड अ वेजाइना। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। ओके, बिसाइड ए पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट, बार्थोलिन ग्लैंड्स भी होते हैं।
जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। वही मैंने आपको बताया, हर महीने में ओविडक्ट में एक एक एग सेल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं हर मंथ में। ओके, एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, ओसाइट एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। और जब ये ओसाइट यहाँ पे ओविडक्ट में आ जाता है तो यहाँ पे सीलिया रहता है, दैट इज हम बोल सकते हैं एक लिक्विड स्ट्रक्चर रहता है। तो वो क्या करता है, एग सेल को धीरे धीरे पुश करके कहाँ पे लेके आ जाता है, यूटीरस में लेके आ जाता है, अगर एग सेल जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता। तो दिस इज सम ऑफ द प्रोसेस इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। अब हम लोग आते हैं और भी डिटेल में समझते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन, हम लोगों को अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता है, हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता है। मेल में स्पर्म जो है टेस्टिस से बनता है, वास डिफरेंस से आता है और जो यूरिनरी डक्ट रहता है उससे बाहर निकल जाता है, राइट। सेम फीमेल में भी क्या होता है, ओवरी से एग सेल आता है, ओविडक्ट में आता है, वहां से यूटिरस और वेजाइना से बाहर निकल जाएगा अगर फर्टिलाइज नहीं होगा। ये प्रोसेस हम लोग को समझ गया। अब गैमेट फॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है उसमें जो जर्म सेल होते हैं वो मियोसिस करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। मैंने वही बताया, स्पर्म बनाते हैं 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई, 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं। और जो फीमेल की बात करेंगे तो वो जो जर्म सेल फीमेल के ओवरी में होते हैं वो ओसाइट्स या तो एग सेल्स बनाते हैं। अगेन वो 23 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, 22 प्लस एक्स, राइट। इसी प्रोसेस को हम लोग गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो स्पर्म क्या है, गैमेट है, मेल गैमेट है। एग क्या है, फीमेल गैमेट है। ओके, बोथ गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मियोसिस से होता है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस ऑफ मैन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन टिल डेथ। अभी जो स्पर्म होता है मेन के अंदर, जब हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब मेल प्यूबर्टी हिट करते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ 13 और 14, जब उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है, वहीं से उसी एज से स्पर्म डेवलप होता है, स्पर्म बनना स्टार्ट होता है बॉडी में, और जब तक इंसान का डेथ नहीं होता तब तक स्पर्म बनते रहता है। ओके, बट इन केस ऑफ वुमेन द सिस्टम इज लिटिल बिट डिफरेंट। In women at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes। फीमेल के केस में ये जो oocytes होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे देखो 2 to 4 मिलियन oocytes होते हैं, लेकिन इमैच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होते। बट एन oocyte मैच्योर्स एंड इज रिलीज फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50। अब मेल के केस में क्या होता है, स्पर्म जब मेल का प्यूबर्टी हिट होता है वहां से डेथ तक हमेशा प्रोड्यूस होता है। बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं, जब फीमेल का बर्थ होता है तो उस टाइम पे उसके पास एग सेल्स जो होते हैं, oocytes जो होते हैं वो इमैच्योर होते हैं, और जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ 12 और 13, तो वहां से ये एग सेल मैच्योर होते हैं और वो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के लिए आते हैं। बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जाते हैं, और ये हर मंथ एक एग सेल oocyte से क्या होंगे, मैच्योर होंगे, और वो क्या होंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए ओविडक्ट में आ जाएंगे। लेकिन ये जो एग सेल है ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के लिए हर महीने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एट द एज ऑफ 12 और 13 इट में वैरी, और ये 45 से 50 तक ही, उसके बाद ये वाला प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, ये जो oocytes है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाता है, बट इन केस ऑफ मेल ये बंद नहीं होता। मेनोपॉज क्या होता है, देखो, इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 45 के 50 के रेंज में जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है बिल्कुल, और जो oocytes है उसका प्रोडक्शन भी जो है वो रुक जाता है। ओके, एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल आइदर स्टॉप्स और बिकम इरेगुलर। तो फीमेल के अंदर जो सेक्स कैरेक्टर्स लेके आते हैं, जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, या तो हम बोल सकते हैं फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पे इसको स्टॉप करना पड़ता है। सो दिस इज सम ऑफ द थिंग दैट वी केम टू नो इन गैमेट फॉर्मेशन। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म मेल के यूरिनरी डक्ट से जो स्पर्म निकले थे वो स्पर्म ये वेजाइना के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, ओविडक्ट में जाएंगे। ओविडक्ट में क्या होता है, एग सेल होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम ये दोनों का यूनियन होगा। यूनियन कैसे होगा, स्पर्म को वहां तक जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन,
semen is ejaculated in vagina during copulation. Copulation means यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब यूनियन होता है उस टाइम पे स्पर्म रिलीज होता है फ्रॉम मेल पार्ट एंड ये स्पर्म ट्रैवल करते वेजाइना से कहाँ तक ही जाने की कोशिश करते, ओवरी तक जाने, सॉरी एग सेल तक, ओविडक्ट तक जाने की कोशिश करते. स्पर्म इन द नंबर ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ वेजाइना, यूटिरस एंड ओविडक्ट. तो स्पर्म जो होते हैं वो मिलियन में होते हैं, वो अपनी जर्नी वेजाइना से यूटिरस, यूटिरस से ओविडक्ट तक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट. अब मिलियन जो स्पर्म गए थे उसमें से सिर्फ एक स्पर्म रेस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइज करने के लिए, और ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है. ओविडक्ट जो होता है वो खुद से पहचान लेता है कि जो मिलियन सेल्स आ रहे, स्पर्म आ रहे, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सेल, सबसे एनर्जेटिक सेल और सबसे वेल मैच्योर सेल कौन सा है जो कि फर्टिलाइज कर सकता है, उसको ही चूज करते हैं, उसको ही आने देते हैं. बाकी सारे सेल को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके ब्लॉक कर देते हैं, कोई ना कोई चीजें हम बोल सकते हैं बाधा लाके उनको रोकने की कोशिश करते हैं. तो जब मिलियंस ऑफ स्पर्म जा रहे हैं तो यहाँ पे जो होता है ये एसिडिक मीडियम होता है, यूटिरस में एसिड्स होते हैं, जो एसिड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर, ये एसिड सीक्रेट ही इसलिए होता है जज करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए कि कौन से स्पर्म जो है वो मैच्योर है, कौन से स्पर्म ताकतवर है. तो अगर एसिडिक मीडियम है, जो स्पर्म इसमें से पास होके आगे निकल गए वो ताकतवर होंगे, तो इसमें से मोस्ट ऑफ दी स्पर्म जो है वो मर जाते हैं और सिर्फ एक स्पर्म होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, यूटिरस तक. जस्ट सी, सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर से देखो एक यहाँ पे एग सेल आ गए. अब एग सेल आने के बाद क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं. ओके, ये स्पर्म है और ये एग है. ओके, ये स्पर्म अभी वेजाइना में है, ये एग ओविडक्ट में. अब ये स्पर्म जो है सारे जाएंगे. ओके, जस्ट ये जा रहे हैं, लेकिन सारे स्पर्म नहीं जा पाएंगे, सब ये खत्म हो जाएंगे. ये पहुंच गया. अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा और नए सेल बनेंगे, जाइगोट प्रोड्यूस होगा. एग सेल और स्पर्म मिक्स हुए, जाइगोट एक सिंगल सेल बनेगा. अब इसके अंदर ये जो जाइगोट होगा 23 क्रोमोसोम एग से आए, 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आए, 46 क्रोमोसोम जाइगोट में होगा. एक सेल बनेगा, जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट 46 क्रोमोसोम बनाएगा और उसके बाद उसके अंदर सेल डिवीजन, एक सेल बनेगा, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन हो जाएगा और कुछ दिनों बाद एक नए बेबी में वो कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो बेबी है धीरे धीरे पुश होके ओविडक्ट कहाँ पे आ जाएगा, यूटिरस में अपना एक जगह पकड़ लेगा और यूटिरस में बहुत सारे ब्लड आ जाएंगे और ब्लड से, मदर से ब्लड आएंगे और वो ब्लड जो है वो इसको नरिश करते रहेंगे. ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स से ये जो बेबी है वो नरिश हो जाएगा. एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 9 months ये जो बेबी है वो मैच्योर हो चुका होगा एंड मदर विल गेट अ लेबर पेन और बेबी इज रेडी टू कम आउट और मदर इज रेडी टू गिव अ बर्थ. और इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन होता है. सो आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है. अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छी तरीके से इसके प्रिपरेशन कर लो फॉर एग्जामिनेशन. डायग्राम, लेबलिंग एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर, जो भी इसके हम बोल सकते हैं शॉर्ट नोट्स है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो. ओके, और इसी के साथ हमारे साथ सीखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे. फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है. टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल अर्निंग. थैंक यू वेरी मच.